कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अध्याय में 8.1 में त्रिकोणमितीय अनुपात और दूसरे अध्याय में विभिन्न कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता था उस पर विचार किए। और तीसरे टॉपिक में 8.3 में हम लोग जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके पूरक अनुपातों के बारे में पढ़ाई किए। आज जो टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, तो इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सर्वसमीका किसको कहते हैं, सर्वसमीका आखिर किसे कहा जाता है, सर्वसमीका क्या है। तो सर्वसमीका को समझने से पहले हम लोगों को समीकरण को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जितनी भी सर्वसमीकाएं हैं वो अपने आप में क्या है, एक समीकरण भी है। तो समीकरण और सर्वसमीका में क्या अंतर है, पहले हम लोग इस बात को समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक समीकरण लिखते हैं कि x + 4 = 8, तो हम x + 4 = जब 8 लिखते हैं तो यह एक समीकरण है। और इस समीकरण में x क्या है, एक चर है, और 8 और 4 ये दोनों अचर हैं। तो यह एक समीकरण है जिस समीकरण को चर x का प्रयोग करके लिखा गया है। तो ये x क्या है, एक चर है। तो इस x के स्थान पर आप जो है कितने मानों को रख सकते हैं, x जो है किस किस मान के लिए इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अगर हम लोग इस बात की जांच करें तो मालूम चलेगा कि x के स्थान पर अगर हम 4 रखते हैं तो यह समीकरण संतुष्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम x के स्थान पर 4 के अतिरिक्त अगर हम कोई भी मान रखें तो उसके लिए यह समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह समीकरण केवल x = 4 के लिए सही है, बाकी किसी अन्य मान के लिए यह सही नहीं है। लेकिन जब हम लोग कुछ ऐसे समीकरण की बात करते हैं जिसमें आप उसके स्थान पर कोई सा भी वैल्यू रखिए तो उसका मान क्या होगा, बराबर आएगा, यानी कि वो समीकरण संतुष्ट होगा। तो सर्वसमीका हम लोग ऐसे ही समीकरण को बोलते हैं जो चर के सभी मानों के लिए समीकरण को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। चर का अगर हम कोई भी मान लें उससे क्या हो जाए कि वह समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो ऐसे समीकरण जो चर के विभिन्न मानों के लिए संतुष्ट होता हो, अर्थात चर के स्थान पर हम किसी भी मान को रखें उससे वह समीकरण अगर संतुष्ट हो जाता है तो उसको हम लोग सर्वसमीका कहते हैं। अब जैसे अगर हम लोग बात करें a + b × a - b का, तो इसका वैल्यू होगा a² - b²। अब इसमें क्या है कि ये सब चर है, इसके स्थान पर आप अगर किसी भी संख्या को रखें, अगर जैसे हम इसके जगह पे 4 रखें और यहाँ पे 3 रखें, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो अब देखिए यहाँ पर कि 4 + 3 कितना, 7, और 4 में 3 गया तो 1। और फिर अगर यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर करें -3 का स्क्वायर करें तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 में 9 घटाएंगे कितना होगा, 7 होगा। और इधर 7 × 1 करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। और सिर्फ 4 और 3 के लिए ही नहीं, बल्कि आप इसके जगह पर अगर कोई भी मान रखें, जैसे हम a के स्थान पर अगर हम 6 रखते हैं प्लस और b के स्थान पर 4 रखते हैं, है ना, तो फिर a के स्थान पर आप 6 रखिए और b के स्थान पर 4 रखिए। या 6 + 4 कितना होगा, 10, और 6 - 4 तो 2 होगा। 10 और 2 को इंटू कीजिए तो क्या होगा, 20 होगा। अब अगर हम इसमें वैल्यू रखें a², इसमें 6 का स्क्वायर करें -b² तो 4 का स्क्वायर करें तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो 36 में जब हम 16 माइनस करेंगे तो इसमें भी 20 आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 20 आ रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि a + b × a - b = a² - b² जो है यह समीकरण तो है ही, साथ में यह एक सर्वसमीका भी है, क्योंकि a और b के किसी भी मान के लिए यह समीकरण क्या होता है, संतुष्ट होता है। तो इसको हम लोग सर्वसमीका कहते हैं। तो यह जो है बीजगणित में इस तरह के बहुत सारे सर्वसमीकाओं का हम लोग प्रयोग करते हैं। इस सर्वसमीका का हो या a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², या a³ + b³ का, या a + b के होल क्यूब का, तो हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो सारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीजगणितीय सर्वसमीका। तो बीजगणित में जब इस प्रकार का समीकरण आता है
जो चर के किसी भी मान के लिए संतुष्ट होता है, तो बीजगणित के अंदर इस तरह की सर्वसमीकाओं को हम लोग बीजगणितीय सर्वसमीका कहते हैं। लेकिन आज हम लोगों को बीजगणितीय सर्वसमीकाओं पर बात नहीं करना है। आज हम लोग को बात करना है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या है। तो ये जो है इसको हम लोग बीजगणितीय सर्वसमीका बोलते हैं, लेकिन आज हम लोगों को बात करना है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में। तो हम लोग आज के टॉपिक में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ने के लिए हम एक सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, और इस समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्ष ए, बी और सी हैं। अब इस समकोण त्रिभुज में किसी एक कोण को समकोण बनाना था, तो हमने इस कोण को समकोण बनाया है और इसके शीर्ष का नाम रखा है बी। तो एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। तो अब इस समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करें तो बी जब समकोण है तो इसके सामने की भुजा, इसकी सम्मुख भुजा अर्थात एसी जो है इस त्रिभुज के लिए क्या होगा? कर्ण होगा। और हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय काम करता है, अर्थात किसी भी समकोण त्रिभुज में दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो अगर हम समकोण त्रिभुज एबीसी की बात करें तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या है? कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो इस समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से देखें, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि समकोण त्रिभुज में जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, यानी कि समकोण बनाने वाली भुजाएं अर्थात लंब और आधार, तो ए बी और बी सी होगा। तो ए बी का वर्ग जोड़ बी सी का वर्ग बराबर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अर्थात कर्ण, यानी कि ए सी का वर्ग। तो यह क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। तो इस पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग लिख दिए पहले, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अब इससे देखिए कि सर्वसमीकाएं किस प्रकार तैयार होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि यह जो हमको ये प्राप्त हुआ, समीकरण प्राप्त हुआ, तो इस पूरे समीकरण में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ए सी स्क्वायर से भाग देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग काम करेंगे कि ए सी स्क्वायर से भाग देने पर, तो ए सी स्क्वायर से भाग देने पर क्या होगा? ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर है, तो इसको हम कंबाइंड करके ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर को बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर किसी एक कोण को आपको टारगेट करना पड़ेगा कि आप चाहे दो न्यून कोणों में से किसी एक कोण को ले लें। इससे क्या होगा कि आप जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो किसी भी एक न्यून कोण के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो न्यून कोण है, एक सी है और एक ए है। तो हम इसमें एक को टारगेट किए हैं पहले कि हम ए कोण के लिए निकाल रहे हैं। तो अगर ए कोण के लिए हम बात करें तो ए कोण के लिए ए बी क्या होगा? आधार होगा, और इसके लिए बी सी जो है ये क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी कि P अर्थात लंब होगा, और ए के लिए जो AC है ये क्या होगा? H होगा। तो अगर हम बात करें कि AB बटा AC की अगर बात करें तो AB क्या है? B है, और AC क्या है? H है। तो B और H का अनुपात, तो B और H का अनुपात क्या होता है? cos होता है। तो हम लोग AB बटा AC को cos A लिख सकते हैं, प्लस अब देखिए कि BC बटा AC, तो A के लिए BC क्या है? P है, और AC क्या है? H है। तो अगर हम P बटा H की बात करें तो क्या होगा? साइन, और ये किसके लिए साइन होगा? कोण A के लिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि साइन A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हेंस कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हमें एक सर्वसमीका प्राप्त हुआ कि cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। यानी कि आप अगर A के स्थान पर कोई भी मान रखें, अर्थात 0 डिग्री रखें, 30 डिग्री रखें,
45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री, तो इसमें क्या होगा कि कॉस स्क्वायर का वैल्यू और साइन स्क्वायर का वैल्यू दोनों का जो समेशन होगा, दोनों का योग होगा, वह 1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से एक समीकरण प्राप्त होता है, सर्व समीकरण प्राप्त होता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब यह जो सर्व समीकरण है, तो इससे कई तरह के संबंध निकाले जा सकते हैं, यानी कि आप इसको कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कह सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर की जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगर कहीं पर आए तो उसको हम शॉर्ट में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर के फॉर्म में जो उसका वैल्यू होगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। और इसी से फिर दूसरा फॉर्मूला आप ऐसा कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को इधर रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर को भेज दीजिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर हम इसी फॉर्मूला को और भी अगर आगे बढ़ाना चाहें तो यहाँ कॉस पर स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यह जो है प्रथम सर्व समीकरण हुआ जो साइन और कॉस में संबंध बतलाता है। तो साइन और कॉस एक दूसरे का पूरक भी था, और यहाँ पर जो है साइन और कॉस में ये कि ये वर्ग अनुपात का संबंध है, वर्ग का संबंध है। तो साइन और कॉस में वर्ग संबंध क्या है कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों का योगफल हमेशा 1 होगा, और इस सर्व समीकरण की मदद से ये सारा संबंध हम निकाल सकते हैं, और जहां इसकी आवश्यकता होगी इन सारे संबंधों का हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इससे पहला सर्व समीकरण प्राप्त होता है। अगर हम लोग अब दूसरे सर्व समीकरण की बात करें तो आइए हम लोग दूसरे सर्व समीकरण को प्राप्त करते हैं। तो दूसरे सर्व समीकरण को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार हम यहाँ AC स्क्वायर से पूरे में भाग किए थे, अब जो है कि हम लोग क्या करते हैं कि पूरा में अब AB स्क्वायर से भाग देते हैं। तो दूसरे नंबर पे हम लिख रहे हैं कि AB स्क्वायर से भाग देने पर, यानी कि समीकरण 1 में ही इसको अगर हम लोग क्या करें समीकरण 1 मान लें, तो समीकरण 1 को इस बार हम क्या कर रहे हैं कि AB स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। तो आइए यहाँ पर AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर होगा प्लस BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर होगा इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर होगा। अब देखिए कि इसमें क्या होगा, AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर इसका 1 हो जाएगा, प्लस BC बाय AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं AC बाय AB का होल स्क्वायर, 1 प्लस BC बाय AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाय AB का होल स्क्वायर। तब यहाँ पर चूंकि कोण A को लिया गया है, तो आप देखना है यहाँ पर कि BC जो है कोण A के लिए क्या है, तो BC कोण A के लिए क्या है P है, और अब नीचे क्या है AB, तो कोण A के लिए AB क्या है B है, तो P बाय B, तो P बाय B हम लोग जान रहे हैं कि किसका ये 10 का होता है, तो 1 प्लस 10A इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अब AC। तो देखिए कि A के लिए AC क्या होगा, यहाँ पे AC है तो ये A के लिए क्या है H है, और बटा AB है, ये क्या है इसके लिए तो B है, तो H बाय B, तो H बाय B क्या होगा सेक किसके लिए कोण A के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक A का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A। तो यह क्या है, एक और सर्व समीकरण प्राप्त हुआ। तो पहला सर्व समीकरण जिस प्रकार था cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A। अब इससे भी अगर हम लोग अलग अलग सर्व समीकरण निकालना चाहें तो इससे अलग अलग सर्व समीकरण निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ सेक स्क्वायर A का वैल्यू आया 1 प्लस 10 स्क्वायर A, और अब इसमें अगर हम 10 स्क्वायर A को फ्री करें तो 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर A माइनस 1। अब इस फॉर्मूला को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सेक A इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर A। उसी प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 10A
इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे दो सर्वसमीकाओं की चर्चा की है, जिसमें इस सर्वसमीका में क्या है कि सेक स्क्वायर ए के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए के स्थान पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, या ऐसा कहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के स्थान पर टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और इससे अगर टेन ए को सेक ए के टर्म में अगर चेंज करने के लिए बोले तो टेन ए का सेक के पदों में मान होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसी तरह सेक ए का टेन स्क्वायर के पदों में अगर मान पूछा जाए तो सेक ए का वैल्यू टेन ए के पदों में रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ये होगा। तो हम लोग अभी देखिए यहाँ पर सर्वसमीकाओं को देख रहे थे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को, जिसमें कि दो सर्वसमीकाओं को देखे। अब इसमें एक और भी सर्वसमीका संभव है, तो उसके लिए जिस प्रकार हम यहाँ AC स्क्वायर से भाग दिए थे पूरे समीकरण में, इस बार फिर हम AB स्क्वायर से भाग दिए। अब एक बार BC स्क्वायर से भाग देना बाकी है। तो अगले सर्वसमीका के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो समीकरण एक प्राप्त हुआ है पाइथागोरस प्रमेय से, तो उस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे कि BC स्क्वायर से समीकरण के दोनों पक्षों में भाग देंगे। उससे हमें फिर तीसरा जो सर्वसमीका है वो तीसरा सर्वसमीका प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग अब तीसरा सर्वसमीका प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे BC स्क्वायर से भाग देने पर, तो अगर हम BC स्क्वायर से भाग देंगे तो सबसे पहले क्या था AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं AB बाय BC का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC बाय BC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि AB बाय BC A के साथ इसका क्या संबंध है, तो AB A के लिए क्या है B है, और BC तो BC A के लिए क्या है P है, तो B बाय P अर्थात कॉट, तो कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू AC। तो A के लिए AC क्या होगा H होगा, और BC इसके लिए क्या होगा P होगा, तो H बाय P यानी कि कॉसेक A होगा। तो कॉसेक स्क्वायर A। अब यहाँ पर देखिए एक सर्वसमीका प्राप्त हुआ। अगर इस सर्वसमीकाओं से हम सभी संभव मान इससे ज्ञात करना चाहें तो इससे देखिए कि कितने कितने तरह के मान प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अगर कॉसेक स्क्वायर की बात करें, कॉसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, और अगर हम कॉट स्क्वायर A को फ्री करें तो कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर A रहने दीजिए, तब क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर A माइनस 1। अब इससे इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाने से इसमें क्या प्राप्त होगा, कॉसेक A इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, और इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो इससे मिलेगा कॉट A इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर A माइनस 1। तो इस प्रकार से तीनों सर्वसमीकाओं को हम लोग प्राप्त किए। इन सर्वसमीकाओं के मदद से अब हम लोग किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किसी के भी पदों में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं कि यह तीसरा सर्वसमीका है कि कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A, या आप इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार से इस समीकरण को, इस सर्वसमीका को आप सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। तो ये तीन जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहलाता है। इनको जो है कि हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के नाम से जानते हैं। और इस जो पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमीका था तो उससे हम लोग इस तरह के पदों को ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरे सर्वसमीका से भी इस तरह के अलग अलग सूत्र का हम लोग नियमन कर सकते हैं, और जो तीसरा सर्वसमीका था उससे भी इस प्रकार का सूत्र हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।